हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज के बारे में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही किसी प्रजाति को या अपने ही किसी रिश्तेदार को अपना ऑर्गन डोनेट कर देता है, और अगर ऑर्गन रिजेक्ट होगा तो किस कारण से होगा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। पर इसी के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नीट क्वालिफाई करें और इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बने, और आप आईआईटी क्वालिफाई करें और आप बेस्ट इंजीनियर बने, तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड वेल ट्रेन टीम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका आईआईटी और नीट निकलेगा। आपको इतने विश्वास से मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक मेंबर इसमें मैं आपकी खुद हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की, विच इज द एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बहुत ही धुरंधर क्लास होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें तो आप इसमें कभी जानते नहीं थे कि भैया ऐसा भी हो सकता है। तो भैया छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। ये जो चीज है ये बिल्कुल नई फ्रेश है, बहुत शानदार है। ये क्या है, ये शुरू करते हैं इसके बारे में। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑटो इम्यूनिटी। सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ाऊंगी क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी मतलब पढ़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्रेश और नया है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑटो इम्यूनिटी ही पढ़ा देती हूँ। चलिए आ जाइए बच्चों, बहुत मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। नॉर्मली हमको ये पता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं MHC1। ठीक है, याद है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था। जितनी भी नॉर्मली बॉडी सेल्स हैं, दीज आर द बॉडी सेल्स। ठीक है, जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं MHC1। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 एंटीजन क्रोमोसोम नंबर 6 से बनता है ये। ठीक है, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉर्मली बॉडी की जो बी और टी सेल्स हैं इनको कभी भी फॉरेन नहीं समझती, इसलिए कभी भी किल नहीं होते। इसी वजह से इन रिसेप्टर्स को या इन एंटीजन को हम सेल्फ एंटीजन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेल्फ एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जिसे कभी भी बॉडी फॉरेन रिकॉग्नाइज नहीं करती। राइट, तो ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, और जब भी बी और टी सेल किसी सेल को मारने आए तो वो भैया नॉर्मल बॉडी सेल्स को ना मार दें, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो MHC1 एंटीजन वो एंटीजन होता है जो कि हर नॉर्मल बॉडी न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है ताकि कोई भी बी और टी सेल अपनी ही सेल्स को ना मार दें। पर कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी तो नहीं पर बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, कुछ मेडिसिन की वजह से। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना। कभी कभी कुछ जीन्स की वजह से, कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आपकी ये प्रॉपर्टी बॉडी की खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ये मैंने देखो ऑटो इम्यूनिटी का आज तक कोई रीजन नहीं जान पाया है, हम बस प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, हम तो बस जो है अपना हुकुम का इक्का फेंकते हैं, पढ़ा तो जीते, नहीं पढ़ा तो नहीं जीते। तो क्या कारण है किसी को नहीं पता। कभी कभी इसकी वजह से, इन सब सारे फैक्टर्स की वजह से जो बॉडी होती है, बॉडी फेल्ड, ध्यान समझते जाना, जो बॉडी होती है वो फेल्ड हो जाती है। किस चीज में फेल्ड हो जाती है? रिकॉग्निशन बिटवीन व्हाट बच्चों? रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, तो कभी कभी आपकी बॉडी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्नाइज करना भूल जाती है, और बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे अपनी ही सेल्स को किल करने लगती है। एंड स्टार्ट किलिंग व्हाट बच्चों? स्टार्ट किलिंग ओन सेल्स। क्लियर हुई बात? ये बात आपको क्लियर हुई कि नॉर्मली हमारी बॉडी में हम कभी भी MHC वाली सेल्स को किल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बॉडी की डिजाइनिंग इतनी शानदार है कि इन MHC एंटीजन्स को आप कभी किल ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको बॉडी को तुरंत बी और टी सेल्स को पता चल जाता है कि इसको मत मार भैया, ये तो अपना वाला ही है।
पर कभी कभी कुछ कारणों की वजह से, तो मैंने कुछ कारण लिखे, इसमें कोई जो है टॉक्सिन हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इनकी वजह से आपकी बॉडी का ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है और बॉडी जो होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में फर्क करना भूल जाती है और धीरे धीरे वो अपनी ही जो है बॉडी की सेल्स को किल करने लगती है। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ही यही है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ओहो हो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, और इम्यूनिटी का मतलब है कि आपने अपने खिलाफ ही इम्यूनिटी को जनरेट कर लिया, ठीक है, ठीक है, सेल्फ इम्यूनिटी, ओके। सेल्फ इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आप इतने स्मार्ट हो गए कि तुमने अपने ही घर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को मर्डरर कहते हैं हम लोग, और मर्डरर अपने ही घर के लोगों को मारने लग जाए तो लोग समझ नहीं पाते कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने क्यों मार दिया इनको। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी ही बॉडी के खिलाफ जो है जंग जारी करने के लिए क्यों तैयार हो गए, बट ऐसा होता है, इसीलिए हम इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। सो जब बॉडी अपनी ही बॉडी के खिलाफ जंग जारी करने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, राइट है बच्चों, डन हो गई इतनी बात। तो अब हम शुरू करते हैं इसका मेन टॉपिक, ये समझ गए। सो व्हेन द बॉडीज फेल टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन and they start making the antibodies against their own body part and start killing the cells of particular organ, or they start the killing cells of whole body organ, this is called as autoimmunity। अब autoimmunity जब अगर आपकी बॉडी के सेल्स को किल कर रही है, इट मीन्स इट इज अ डिसऑर्डर। तो ये कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे किसी सिंगल ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा होता है, समझ रहे हो ना बात को, मेरी ध्यान समझते जाना। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों की जो ऑटो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, ये बड़ी ही ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, ध्यान समझना। कई बार ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, मतलब वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए ही काम करेगी, मतलब उसी ऑर्गन, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सिर्फ उसी ऑर्गन के लिए काम होगा, ठीक है, जैसे कि आपका हाशिमोटो डिजीज हो गया, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज हो गए। पर कई बार जो होती है ये सिस्टमिक होती है, समझ में आ रही बात, कई बार ये क्या होती है, सिस्टमिक होती है। जब आपका सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन डैमेज हो रहा है, ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों, डैमेज हो रहा है स्पेसिफिक ऑर्गन, ध्यान से समझते जाना। जब आपका स्पेसिफिक ऑर्गन डैमेज हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड एज बच्चों आपका ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जब बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, ध्यान से समझना, क्या हो रहा है बच्चों, जब आपके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन, तब ये कौन सी इम्यूनिटी है, दिस इज द सिस्टमिक ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी कैन बी ऑफ टू टाइप, इट मे बी दिस और इट मे बी दिस। क्लियर हुई इतनी बात आपको। तो ऑर्गन स्पेसिफिक में समझ में आया कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन डैमेज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझना, मान लीजिए कि आपका पेंक्रियाज डैमेज हो रहा है, सपोज दैट कि ऑर्गन स्पेसिफिक में क्या डैमेज हो रहा है, पेंक्रियाज डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो पेंक्रियाज जब डैमेज होता है तो एक बीमारी होती है, ठीक है, अरे यार, पेंक्रियाज जब डैमेज होता है तो एक बीमारी होती है जिसे आप कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, पढ़ाऊंगी इसके बारे में। जब थायराइड डैमेज होता है तो हाशिमोटो डिजीज या ग्रेव्स डिजीज होती है। तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। पर अगर आपका पूरा बॉडी के बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, जैसे कि ल्यूपस, ठीक है, आपकी सेलेना गोमेज हैं, ल्यूपस से सफ़र कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने किडनी विडनी सब ट्रांसप्लांट कराया है। तो सेलेना गोमेज आप जानते हैं, बहुत ही फेमस पॉप स्टार है वो। तो ल्यूपस जो होता है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। कैसे करते हैं वो आप ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए क्या बोल रही हूँ मैं। मान लीजिए कि ये आपकी नॉर्मल सेल है, ठीक है, डोंट गो विद द हैंड राइटिंग यार, तुम लोग को पता है कि मैं फिर भयंकर ही हूँ, पर ठीक है। पर ल्यूपस क्या होता है, जब आपके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होते हैं, ठीक है, एक आधा मैंने आपको ये वाले बताया। अब मान लीजिए कि बच्चों ये आपकी नॉर्मल बॉडी सेल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब ये मान लीजिए आपकी नॉर्मल बॉडी सेल है और इस नॉर्मल बॉडी सेल के ऊपर क्या है बच्चों, इस नॉर्मल बॉडी सेल के ऊपर है रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं बच्चों, आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे बताने की जरूरत है, MHC1, ठीक है, MHC1, ठीक है। अब हुआ क्या कि बॉडी जो है, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं, बॉडी इस पर्टिकुलर सेल्स के बारे में, मान लो कि ये पेंक्रियाज की सेल है, सपोज दैट ये किसकी सेल है बच्चों, दिस इज द पेंक्रियाटिक सेल, ठीक है। और इस सेल के खिलाफ, ठीक है, ये हमारी बॉडी ने, महाशय ने इसको क्या समझ लिया, इसको बॉडी ने समझ लिया कि ये फॉरेन है, ये मेरी नहीं है, मतलब ये तो मतलब बवंडर ही हो गया कि बॉडी ने इसको फॉरेन समझ लिया और इसके खिलाफ उसने क्या बनाना शुरू कर दिया बच्चों, इसके खिलाफ उसने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। ये बात आपको क्लियर हुई कि बॉडी ने इसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर दिया बच्चों, एंटीबॉडीज।
ये एंटीबॉडी जो है ये धीरे 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 करके बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट पे जाकर जम जाएगी और उसे किल करना शुरू कर देगी। दिस इज द ऑटोइम्यूनिटी, ठीक है। और इसके खिलाफ क्या बनी? एंटीबॉडी। ओहो हो, ये तो बड़ा मोटा लिख गया, चलो कोई बात नहीं। ये एंटीबॉडी जो होगी ये क्या करेगी बच्चों? दिस एंटीबॉडी स्टार्ट किलिंग, स्टार्ट डैमेजिंग लिखते हैं क्योंकि किल करना इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड। स्टार्ट डैमेजिंग द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब डिपेंड करता है कि कौन सी, किसके लिए हम एंटीबॉडी बना रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए बना रहे हैं तो वो ऑर्गन डैमेज होगा। और अगर एंटीबॉडी बॉडी की अलग अलग सेल्स के लिए बन रही हैं तो अलग अलग सेल्स जहां जहां जिस जिस ऑर्गन में पाई जा रही हैं वो भी डैमेज होता जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सो ऑटो इम्यूनिटी एक यूनिक प्रॉपर्टी है इम्यून सिस्टम की, ठीक है। इट इज ऑलवेज डिस्ट्रॉय द फॉरेन प्रोटीन्स, ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम, सॉरी इम्यूनिटी जो है ये आपके इम्यून सिस्टम की एक बड़ी ही यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों? बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम नॉर्मली बॉडी की फॉरेन सेल्स को जो है डैमेज करते हैं, जिसके ऊपर भी एमएससी रिसेप्टर नहीं होता, तो वी डिस्ट्रॉय द फॉरेन प्रोटीन्स, वी नेवर अटैक इनटू आवर ओन बॉडी प्रोटीन्स, ठीक है। तो नॉर्मली इम्यून सिस्टम में आप क्या करते हैं? बॉडी के प्रोटीन्स को मारते हैं। और वो प्रोटीन्स क्या है? इट मे बी एनी एलर्जन, इट मे बी एनी पैथोजन, इट मे बी एनी सेल जो भी आपकी बॉडी की नहीं है, ठीक है। सो वी किल द फॉरेन पार्टिकल, वी किल द फॉरेन एंटीजन, वी किल द फॉरेन प्रोटीन्स, बट वी नेवर किल आवर ओन प्रोटीन। दिस इज द ऑटोइम्यून, दिस इज द नॉर्मल इम्यून सिस्टम, ठीक है। If the immune system is failed to recognize between self from non-self, ठीक है, जब कभी इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, अपना कौन पराया कौन, ठीक है, तो start destroying their own body protein which leads to some malfunction of the particular organ or the body cells. malfunction मतलब सही से काम नहीं कर पाते, और इसे हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। डन हो गई इतनी बात। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस के अलग अलग प्रकार के रीजंस हो सकते हैं। आज तक इसका रीजन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है नहीं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कोई एनवायरमेंटल रीजन हो सकता है, जेनेटिक कोई रीजन हो सकता है, या आपके शरीर का खुद का कोई ओन रीजन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं ऑटो इम्यून के कुछ रीजन जो मैं यहाँ पे लेके आई वो देखिए। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि जब आपके कुछ जीन्स गड़बड़ हो जाएं, ठीक है, जब आपके कोई जीन्स गड़बड़ हो जाएं, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत स्मोक करते हैं, बहुत शराब पीते हैं, तो इसकी वजह से जीन्स गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये ऑटो इम्यून की एबनॉर्मलिटी या आपकी बॉडी में अपनी ही सेल्स के प्रति एंटीबॉडीज बन सकती हैं। जीन्स कुड बी दोज ऑफ एंटीबॉडीज, टी सेल रिसेप्टर एंड एनएमएससी जीन। ऑटो इम्यून, अच्छा देखो, ये जो जीन होते हैं ना ये गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी के जो सही तरीके से काम करने वाले जीन है वो सही काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज कैन अकर मोर इन वुमेन रादर देन मेन, ठीक है। तो ठीक है ना, जेनेटिक डिजीज जो होती है वो मेन को ज्यादा होती है, तो ऑटो इम्यून वुमेन्स को ज्यादा होती है, ठीक है। और कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी पूरी फैमिलीज में भी हमको दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अगर जीन ही गड़बड़ हुआ, ध्यान से समझना, अगर जीन ही गड़बड़ हुआ तो फिर वो जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन है वो जनरेशन टू जनरेशन जाता रहेगा और आपके बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती रहेंगी, ऑर्गन मरता रहेगा, ऑर्गन मतलब डैमेज होता रहेगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स रीजन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया रीजन हो सकता है, डाइट का कोई रीजन हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल का रीजन हो सकता है, एनवायरमेंट रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन ऑटो इम्यूनिटी के हो सकते हैं। अब एनवायरमेंटल में देखो, एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटो इम्यून डिजीज में। ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं वो आप कोई ड्रग खा रहे हैं, बताए शराब पी रहे हैं, सिगरेट खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कोई केमिकल खा रहे हैं, कोई टॉक्सिन आपकी बॉडी में जा रहा है, तो इसकी वजह से भी ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज टी सेल्स एंड डिक्रीज सप्रेसर टी सेल फंक्शन हैव बीन सी सजेस्टेड एज अ कॉजेज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी सप्रेसर सेल? टी सप्रेसर सेल का काम होता है कि टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल को कम करती है, पर मेनली ऑटो इम्यूनिटी होने की वजह से टी है जो आपकी सप्रेसर सेल होती है उनका लेवल धीरे 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 कम होने लगता है और टी साइटोटॉक्सिक सेल और आपकी जो टी हेल्पर सेल होती है इनका लेवल बढ़ने लग जाता है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो टी सप्रेसर सेल होती है वो क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, टी हेल्पर सेल को बोलती है बेटा तू सो जा, इधर उधर हिलना डुलना मत, ठीक है ना, तेरा काम बहुत हो गया। टी हेल्पर सेल कम हो गई तो टी साइटोटॉक्सिक सेल भी कम हो गई, क्योंकि हेल्पर का काम ही था साइटोटॉक्सिक को उठाना। अब यहाँ पर जो ऑटो इम्यूनिटी थी उसने सप्रेसर को कम कर दिया। ऑटो इम्यून मतलब उसने
एंटीबॉडी बना ली सप्रेसर के खिलाफ, मान लो ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो भैया टी सेल बढ़ती रहेंगी और ये टी सेल अपनी ही जो है बॉडी इम्यूनिटी को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती हैं, एलर्जीज होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं। तो कभी एनवायरमेंट की वजह से अगर आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी कॉज हो रही है तो एनवायरमेंट रीजन हो सकता है, कोई केमिकल टॉक्सिन कुछ भी हो सकता है, इसका रीजन अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बार बार आपको बता रही हूँ, इसलिए ये आपको नहीं भी याद रहे तो भी टेंशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से डिजीजेस आज हमको ऑटो इम्यूनिटी में देखनी है वो हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाती हूँ, मजेदार चीज है, बहुत जानना जरूरी है। जीवन में कई बार हमें बहुत सारी चीजों को के बारे में जानना जरूरी है। नॉर्मली हम डायबिटीज में क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम डायबिटीज में क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली मैम हमको ये पता है कि डायबिटीज में जो ब्लड शुगर लेवल रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है मैम, हमको ये पता है कि नॉर्मली ब्लड का शुगर का लेवल जो होता है वो डायबिटीज में इंक्रीज हो जाता है। डायबिटीज इसलिए भी होती है कि अगर आपका मान लीजिए इंसुलिन कम हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका इंसुलिन कम हो गया तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, अब आज आपको ये तो हो गई नॉर्मल डायबिटीज। ठीक है, ये नॉर्मल डायबिटीज जो हर किसी की कहानी है, जो तुझे मुझे सुनानी है, जिंदगी एक जिंदगानी है, डायबिटीज तो होनी जानी है यार। पर डायबिटीज खतरा कब बन जाती है वो ध्यान से देखिए। कभी कभी आपको जन्म से भी डायबिटीज हो सकती है, इसे आप कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज, ओके, डायबिटीज मेलाइटिस। चलिए इसके बारे में आज आपको कुछ पढ़ाती हूँ, मजेदार चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसका ऐसे नाम क्या होता है, IDDM। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस क्या कहना चाहती है वो आज आपको मैं सिखा रही हूं। देखो, पैंक्रियाज में याद होगा आप लोगों को कि पैंक्रियाज में मेरे लल्ला एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं बीटा सेल। ठीक है, पैंक्रियाज में क्या होती है, बीटा सेल होती है, और जब इन्हीं बीटा सेल के अगेंस्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट क्या बनाने लगो, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, इन्हीं के खिलाफ अगर आपने एंटीबॉडीज बना ली, ये एंटीबॉडीज अगर आपने बना ली तो क्या होगा बोलिए, अगर इन्हीं के अगेंस्ट आपने एंटीबॉडीज बना ली तो ये एंटीबॉडी जो होंगी ये बीटा सेल को नहीं काम करने देंगी। ठीक है, तो ये बीटा सेल के को काम वर्क जो होगा इसका स्टॉप कर देंगी, और अगर वर्क स्टॉप हो गया तो बीटा सेल जो होगी वो स्टॉप कर देगी क्या बनाना, बीटा सेल क्या स्टॉप कर देगी, बीटा सेल स्टॉप कर देगी इंसुलिन बनाना। ठीक है, जिसकी वजह से IDDM होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, समझो मेरी बात को। तो जन्मजात क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होती है मेरे लल्ला, वो क्या बना रही थी, अरे सोचो ना यार। ठीक है, तो इंसुलिन बना रही थी। अब इंसुलिन जो है, अभी इंसुलिन जो होता है ये नॉर्मली आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बोलता है बेटा तू इधर उधर मत घूमे, जाके लीवर में स्टोर हो जा, जो तेरा काम है। पर अगर मान लीजिए कि किसी कारणोंवश अगर आपका इंसुलिन का लेवल कम हो गया तो क्या करेगा रे तुम लोग मेरे बच्चों, बताओ मेरे साथ, तो मैडम हम इंसुलिन का इंजेक्शन ठुकवा लेंगे, वो बात ठीक है। पर अगर मान लीजिए कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हम कितना लगाते हैं भाई, थोड़ा बहुत कम है तो अपन लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मान लीजिए इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो जन्मजात आपको जो है, जन्म से ही आपके पास एक ऐसी एंटीबॉडी बन रही है शरीर में जो इस बीटा सेल को जो इंसुलिन बना रही थी उसी को फॉरेन समझे जा रही है। और अगर बीटा सेल को ही आपने फॉरेन समझ लिया तो क्या नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगी। इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, नॉर्मली डायबिटीज क्या होती है कि इंसुलिन सही निकल रहा है, शुगर बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन ही कम है जिसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है, शुगर वुगर का कोई रोल इसमें नहीं है। ठीक है, तो जब आप बीटा सेल के खिलाफ क्या बनाने लगे, एंटीबॉडीज बनाने लगे, तो उस बीटा सेल को आप काम करने नहीं देते, जिससे इंसुलिन नहीं बनता। और इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन ही रीजन है, ग्लूकोज रीजन ही नहीं है। इंसुलिन नहीं बनेगा तो भैया ब्लड शुगर बढ़ती जाएगी। दिस इज द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वन क्लियर। इसमें क्या होता है, कौन से ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। इसमें क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, ब्लड जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में। मैं एक एक करके आपको समझाते जा रही हूँ। व्हाट इज ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। अगर आप अपनी आरबीसी के खिलाफ, देखो ऑर्गन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप अपनी आरबीसी के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगोगे तो क्या होगा, अब आपकी आरबीसी जो है यहां वहां घूम ही नहीं पाएगी, उसके ऊपर एंटीबॉडी चिपका हुआ, वो अपनी आरबीसी को किल कर देंगे। हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब ही यही है,
आरबीसी को फाड़ देना। तो अगर आप अपनी एंटीबॉडी के खिलाफ क्या बना रहे हो मेरे बच्चों, आप बना रहे हो एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी इधर 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 जाके चिपक जाएगी और उसे धीरे से फाड़ देगी। आपके नंबर ऑफ आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और आपको बीमारी कॉज होगी ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। नॉर्मल हीमोलिटिक एनीमिया, नॉर्मली आरबीसी फट रही है जैसे मलेरिया में होता है, पैथोजन घुसता है, पैथोजन जब उसके अंदर मल्टीप्लिकेट करता जाता है तो आरबीसी फट जाती है। तो ये एक नॉर्मल हीमोलिटिक एनीमिया है, पर इसमें क्या हुआ कि एंटीबॉडी बाइंड हो रही है चारों तरफ से, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी फट रही है। दिस इज द ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया मेरे प्यारे बच्चों। तो जिसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो है डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आरबीसी का काउंट कम होने लगता है और आपको एनीमिया हो जाती है। तो ये क्या है, ऑर्गन है जिसके खिलाफ आप क्या बना रहे हो, एंटीबॉडीज। ठीक है, सो पहला क्लियर हुआ, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, बीटा सेल के खिलाफ एंटीबॉडी जिससे इंसुलिन कम हुआ और आपको डायबिटीज हुई। दूसरा ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें आपने आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया, आपने उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो बहुत ही पापी पुरुष हुआ आप। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखते हैं क्या होता है। ये अगर आपने ध्यान से सुनना, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हालांकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, पर अब ठीक है पढ़ लो बच्चों। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नर्व का डायग्राम याद है मैडम, हमको ये याद नहीं है कि हमने जो है सुबह उठ के ब्रश किया या नहीं किया, हमें नर्व का डायग्राम याद होगा। ओहो मैम आप क्या बात करती हो। चलो सो ये हमारा बच्चों नर्व का डायग्राम है, बहुत सुंदर नहीं बना रही हूं पर जो काम है वो देखिए। नर्व के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों इसे हम, माइलिन शीथ। जब इस माइलिन शीथ के खिलाफ आप क्या बनाने लगे, ठीक है, इस माइलिन शीथ के खिलाफ अगेंस्ट आप बनाने लगे क्या, बोलो मेरे साथ, अगेंस्ट आप बनाने लगे एंटीबॉडी, तो क्या होगा बोलो, माइलिन की वजह से जो नर्व कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉन माइलिनेटेड नर्व और माइलिनेटेड नर्व में क्या फर्क होता है, पढ़ाया है मैंने क्लास 11 में, कोई शर्म नहीं है, जाओ देखो नर्व का, न्यूरॉन्स का डायग्राम में पढ़ाया है कि माइलिनेटेड नर्व और नॉन माइलिनेटेड नर्व में क्या फर्क होता है। तो माइलिनेटेड नर्व जो होती हैं इनमें नर्व कंडक्शन, सिग्नल का ट्रांसमिशन बड़ा ही फास्ट होता है। अब अगर तुमने इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बना ली तो इसको तुम डैमेज करना शुरू कर दोगे, तो नर्व कंडक्शन फास्ट हो पाएगा क्या जी, बोलो मेरे साथ, नर्व कंडक्शन फास्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा मैम। और धीरे 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 जो आप मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल दे रहे हो वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो मसल इज लाइक दैट, जैसे मैंने अभी पेन गिराया खट से पकड़ लिया, पर अगर मान लो कि मैंने अभी यहाँ पे पेन गिरा है, पर अगर मसल यहाँ से गिरा रही हूँ पेन, ठीक है, और अगर मैं पेन गिराना नहीं चाहती हूँ पर क्या गिराऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोगों मैं पेपर गिराती हूँ। ठीक है, सो मान लो कि ये मेरे पास एक पेपर है, अभी कैसे हुआ बच्चों कि मेरे पास जो है नर्व कंडक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये पेपर है, मान लो कि इस पेपर को मैं ऐसे फेंक रही हूं तो खट से इसको कैच कर लेती हूं, पर अगर मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कहानी है तो सिग्नल जो रिस्पांस होगा बड़ा स्लो हो जाएगा। अब ऐसे पेपर फेंकूंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही करते रह गई, पेपर नीचे गिर गया। तो दिस इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जब आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जा रहा है, क्योंकि आप अपने सिग्नल जो फास्ट कर रहा है, ट्रांसमिशन फास्ट कर रहा है, उसी के खिलाफ आपने एंटीबॉडी बना ली। अब आपका जो भी बॉडी में रिस्पॉन्स वाला कहानी है, जो न्यूरॉन्स कर रहे हैं वो सब स्लो हो जाएंगे। दिस इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्लियर हो गया। सो माइलिन शीथ जो होती है उसके खिलाफ एंटीबॉडी आप बना लेते हैं और प्रिसाइज मसल पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन सब स्लो हो जाता है। इवन जो आप पलके भी मार रहे हैं वो भी बड़ी स्लो हो जाती है, जहां जहां पर भी नर्व का कंट्रोल होगा मसल पे वो सारी स्लो हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े, 3 हो गई। अब आप बात करते हैं परनीशियस एनीमिया। मैडम इतनी सारी क्यों एनीमिया, अब है तो है, अब क्या करूं मैं। चलो परनीशियस एनीमिया के बारे में बच्चों जी बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का क्या इलाज है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते रहो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको, बाकी 2 ही पढ़ाई ना, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनका कोई इलाज नहीं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। चलो बच्चों जी अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, चलो अब हम शुरू कर रहे हैं कौन सी, परनीशियस एनीमिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से कंप्लीट करते हैं यार, चैप्टर बहुत दिन हो गया, मुझे खत्म करना है, मुझे घबराहट हो रही, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ानी है मुझे जल्दी से। चलो परनीशियस एनीमिया क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है आपका स्टमक। हाँ मैम हमें पता है, ठीक है, तो ये है आपका स्टमक बच्चों। ठीक है, अब याद करो कि स्टमक के पास एक सेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है,
ऑक्जेंटिक सेल्स। कहाँ पढ़ा है? 11th क्लास में, डाइजेशन में। ओके, इतनी उम्मीद मुझे है तुमसे कि कम से कम ये तो याद ही होना चाहिए कि स्टमक में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं और वो अलग अलग प्रकार का रोल प्ले करती हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टमक में एक सेल है जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, इन्हीं को हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल सेल्स। ये पैराइटल सेल्स दो चीजें निकालती है, एक निकालती है HCl और एक निकालती है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो आधे बच्चे बोलेंगे क्या चल रहा है मैम, 11th में तो पढ़ा नहीं, अब 11th यहाँ भी टकराएगा क्या? ठीक है, ये वो है, ये वो चुड़ैल है। ठीक है, मीट में ऐसी चुड़ैलें हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये आपका पीछे जो बेताल और कौन था? विक्रम। ठीक है, ये जो विक्रम 12th है तो बेताल है 11th। बेताल पीछे लटका ही रहेगा, छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो अगर आप 12th नीट क्वालिफाई करना चाहते हो ना तो 11th को आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं ये बेसिकली क्या हेल्प कराते हैं? ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। ठीक है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराने में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का बड़ा भयंकर रोल है। ठीक है, अब कहानी ये है, ठीक है, अगर आपने इस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, अगर आपने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी तो क्या होगा? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ध्यान से सुनते जाना, तो आपके ब्लड में जो ब्लड है उसमें विटामिन B12 जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? विटामिन B12 डिक्रीज हो जाएगा। अगर विटामिन B12 डिक्रीज हो गया मेरे बच्चों तो क्या होगा बोलो? आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन B12, व्हाट इज द रोल? विटामिन B12 की जरूरत क्यों है? विटामिन B12 जो होता है वो आरबीसी को मैच्योर कराता है बच्चों। ठीक है, आरबीसी को मैच्योरेशन में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन B12 नहीं होगा तो क्या आपकी आरबीसी मैच्योर हो सकती है? बोलिए 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 बोलिए। आरबीसी मैच्योरेशन स्टॉप। ठीक है, आरबीसी मैच्योरेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप। और अगर आपकी बॉडी में आरबीसी नहीं होगी तो क्या है बच्चों? एनीमिया है यार, एनीमिया है। पर इस स्पेशल एनीमिया का नाम क्या है बच्चों? पर्नीशियस एनीमिया। क्लियर? सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनीमिया यार। वी हैव न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन नहीं खाएगा एनीमिया होगा। वी हैव हीमोलिटिक एनीमिया, पढ़ा आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। वी हैव पर्नीशियस एनीमिया, आपके पास विटामिन B12 नहीं तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की एनीमिया होती है, पर अल्टीमेटली आपके बॉडी में खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी इज द एनीमिया। क्लियर हो गया पर्नीशियस एनीमिया की कहानी। सो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इफ द एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड अगेंस्ट द कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर देन व्हाट विल हैपन मेरी लल्ला? होगा ये कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। विटामिन B12 ही नहीं आया ब्लड में तो क्या करेगा रे तुम? आरबीसी बन ही नहीं रहा है, मैच्योर ही नहीं हो रहा तुम्हारा। अब क्या करो? विटामिन B12 को पीछे बाजू मीट से अंडे से जो विटामिन B12 मिल रहा है अब तो वो नहीं मिल सकता, तो क्या लगाओ? इंजेक्शन लगाओ विटामिन B12 को, क्या टेंशन। ठीक है, सो ये हुई पर्नीशियस एनीमिया। आई होप यू आर डन विद दिस। चलो, सो पर्नीशियस एनीमिया कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ बनता है। लो प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो प्रोडक्शन हो जाता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का। क्यों जरूरी होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए। ठीक है, तो अ सब्सटेंस नीडेड फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, B12 क्या होता है? जिसकी जरूरत होती है आरबीसी प्रोडक्शन और मैच्योरेशन के लिए, वो है ही नहीं तो एनीमिया हो गया आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये है सिस्टमिक वाला डिजीज। ठीक है, ये भी सिस्टमिक वाला, एनीमिया भी पूरे बॉडी में ही फैल रहा है। अब हम पढ़ते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, रूमेटॉइड गठिया बात कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, नॉर्मली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर होता है एक साइनोवियल फ्लूइड, राइट? हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अगर बॉडी उसी साइनोवियल फ्लूइड ऐसे 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 करते भरतनाट्यम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब ये भरतनाट्यम तब हो रहा है जब हमारे जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है। इफ द साइनोवियल फ्लूइड के अगेंस्ट बन गई क्या? कौन सी? एंटीबॉडीज। ठीक है, बन गई, आपको एंटीबॉडीज बता रही हूं कौन सी बनेंगी। ठीक है, और ये अब जब आप ऐसे ऐसे मूव करोगे तो बीच में एंटीबॉडी आ रही है, अब ऐसे हो और आपको भयंकर 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 वाला दर्द होगा।
ठीक है, तो इसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं, जॉइंट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आईजीएम, आईजीजी एंड कॉम्प्लीमेंट आर डिपॉजिट। बेसिकली कौन से एंटीबॉडीज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमको ये बताइए कि कौन सी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स के अंदर घुस जाती हैं, तो आईजीएम और आईजीजी ये डिपॉजिट हो जाती हैं जॉइंट्स में, ठीक है। म्यूटेंट आईजीएम अटैक आईजीजी इन्फ्लेमेंट जॉइंट, ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या करती हैं कि भैया बीच में इंटरफेयर करती हैं मूवमेंट को, जिससे आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं और आपका धीरे धीरे जो साइनोवियल फ्लूइड, जो कार्टिलेजेस होते हैं बोन के सबसे आखिरी में, उनको डैमेज करती हैं और जब आप मूव करोगे तो आपको दर्द होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए कि कौन सी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो साइनोवियल फ्लूइड को अटैक करती हैं या जॉइंट्स को अटैक करती हैं। तो डिजीज का नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कौन सी एंटीबॉडी, आईजीएम, आईजीजी, ये कार्टिलेज डैमेज कर देती हैं और आपका जो बोन है वो मूवमेंट सही से नहीं हो पाता, वहां पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपको भयंकर दर्द होता है, ठीक है। आपको पता ही बहुत अर्थराइटिस, गठिया बात, ये एक कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर शरीर में हो गई ना बच्चों तो जीवन, आपको पता है कि ये इतने दर्द होता है ना कि आदमी दर्द से मर जाता है। तुम सोचो कितनी कष्टकारी चीज है यार कि किसी आदमी का डेथ हो जाए दर्द की वजह से। तो अर्थराइटिस इज लाइक दैट ओनली। मुझे लग रहा है मुझे भी हो गया यार, मैं मूव कर रही हूँ तो हाथ पैर दर्द हो रहे हैं मेरे। चलो कोई बात नहीं, मैडम को नहीं होगा, मैडम पूरा सिलेबस पढ़ा के ही, ठीक है। एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज देखिए, अब अगर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब ये तो भयंकर बीमारी है यार, और इसको मैंने कहाँ पढ़ाया आपको पता है तुम्हें? इसको मैंने आपको पढ़ाया है किडनी में, ठीक है। 11th क्लास में एडिसन डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैडम हमें सब जगह तो सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ें, इसीलिए यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये डिजीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगर आपके शरीर में एड्रिनल कॉर्टेक्स के खिलाफ क्या बन जाए एंटीबॉडीज, तो अब आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स ही नहीं वर्क करेगा। तो जो भी सिक्रीशन एड्रिनल कॉर्टेक्स से हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जैसे कि आपके मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं, कुछ कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, ये सारे हार्मोन कहाँ से निकलता है रे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टिकॉइड जितने होते हैं ना वो सब कॉर्टेक्स से निकलते हैं, राइट है। अब अगर वही डैमेज हो गए तो जितना भी कॉर्टिकॉइड होगा वो सब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा बोलो मेरे साथ? होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं निकला तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हुआ, सेक्स कॉर्टिकॉइड नहीं निकला तो सेक्स इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं निकला तो आपके बॉडी में मिनरल कंट्रोल नहीं हुआ, तो वेट लॉस होने लगा, मिनरल लॉस होने लगे बॉडी से। तो जितने भी फंक्शंस जो कॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे फंक्शन है वो सब रिड्यूस हो जाएंगे। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के क्या फंक्शन है ये आपको एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पढ़ा है? क्लास 11 में पढ़ा है। कौन सा चैप्टर है? एंडोक्राइन सिस्टम में, पढ़ो जाके, ठीक है। सो अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, वीकनेस, नॉजिया, वेट लॉस, ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होता तो ये सारे सिम्टम होते हैं। वेट लॉस होगा क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड गड़बड़ है। लो ब्लड सोडियम क्यों होगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड मेंटेन नहीं है। लो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से। डार्कन स्किन एंड पिगमेंटेशन, ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने फंक्शन है वो सब कम हो गए। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के क्या फंक्शन है वो आपको एड्रिनल ग्लैंड में देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज जो होती है इसमें एक सिम्टम में जो यहां लिखूंगी, इट इज द एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। चलिए क्या है ये कहानी, अब आपको मेरे को है समझानी। ग्रेव्स में कहानी ये है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेव्स और हाशिमोटो का कहानी क्या है? देखो हाशिमोटो लिखा है, क्या लिखा है, चलो देखो यहां पर ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ग्रेव्स के बारे में पढ़ाती हूँ, मजेदार चीज है। देखो अब आपको ग्रेव्स भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता है थायराइड ग्लैंड में जब पढ़ाया था तो ग्रेव्स भी पढ़ा चुकी हूँ, पर क्या करूँ, चलो ठीक है। चलिए ग्रेव्स डिजीज के बारे में बात करते हैं, क्या होती है ये, इसको ऐसे सब बादलों के अंदर भरती हूँ। चलो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं। आपकी बॉडी में थायराइड जो हार्मोन होता है, ठीक है, थायराइड यहाँ से लिखती हूँ, अब यहाँ से क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। थायराइड हार्मोन निकालता है थायरोक्सिन, ठीक है, थायराइड हार्मोन निकालता है बच्चों जी थायरोक्सिन, ठीक है। अब इस थायराइड को कौन बोलता है कि तू निकाल रहे थायरोक्सिन? इसको बोलता है एक हार्मोन जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको कौन बोलता है बच्चों? इसको बोलता है हाइपोथैलेमस, ठीक है।
हाइपोथैलेमस, ये TSH निकलता कहाँ से? TSH निकलता है पिट्यूटरी से। अब आया यहाँ से क्यों लिखा था, अब समझ में आया आपको? सो TSH इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको एक ग्लैंड निकालती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कौन बोलता है कि तुझे TSH निकालना? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये एक हार्मोन निकालता है विच इज कॉल्ड एज THRH। THRH थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। खैर इसके बारे में भी हमको जानना नहीं है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस निकालेगा, पिट्यूटरी को बोलेगा TSH निकाल। और ये जो TSH होता है ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम किसका है बच्चों? ये काम है TSH का, राइट। थायराइड स्टिमुलेट होगी और थायरोक्सिन निकलता रहेगा, ठीक है। वंस ये THRH जो है अगर ये निकालने लगा THIH, ठीक है, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन, तो TSH बंद होगा तो थायराइड स्टिमुलेट होना बंद हो जाएगी और थायरोक्सिन निकलना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी थायराइड को कंट्रोल करती है। अब कहानी ये है कि कभी कभी इस TSH के खिलाफ जो होती हैं वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। रेड से लिख रही हूँ। कभी कभी इस TSH के अगेंस्ट, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, कभी कभी इस TSH के अगेंस्ट क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडी। ध्यान से सुनना, इस TSH के अगेंस्ट क्या बन जाती हैं बच्चों? एंटीबॉडीज, ठीक है। और ये एंटीबॉडी पता क्या करती? किल विल नहीं करती, ना 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 ना। ये एंटीबॉडी जो होती हैं इट मिमिक द TSH, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो होती हैं ये मिमिक करती हैं TSH को। अब अगर TSH को मिमिक करेंगी तो भैया ये जो हाइपोथैलेमस है ना ये पिट्यूटरी के TSH को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो उसको पहचानता है। ये एंटीबॉडी को तो वो पहचान ही नहीं रहा है। अब ये मिमिक कर रही, मतलब बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे TSH। ये कंटिन्यूसली थायराइड को स्टिमुलेट करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी, जिससे थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और आपको होगा हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसी को हम कहते हैं बच्चों जी ग्रेव्स डिजीज, ठीक है मेरे जिगर के टुकड़ों। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? तो मैंने ये बोला कि नॉर्मली हाइपोथैलेमस विल कंट्रोल द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी विल कंट्रोल द थायराइड एंड थायराइड विल स्टार्ट रिलीजिंग द थायरोक्सिन। बंद बोल दिया, हाइपोथैलेमस ने बोला चुप रहा, पिट्यूटरी को बोला चुप हो जा तुम। पिट्यूटरी ने बोला कि तू भी चुप हो जा थायराइड, नहीं तो मारेगा हमको, ठीक है, ये हमको मार मार के भरता बना देगा हमारा। थायराइड भी चुप हो गई। पर कभी कभी इस TSH के अगेंस्ट हम अपनी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बना लेते हैं जो TSH को मिमिक करने लगती हैं, वो TSH जैसे एक्शन करती हैं। अब ऊपर से TSH को हम बोल रहे तू चुप हो जा, TSH चुप है, पर बॉडी इस TSH को नियंत्रित कर सकती, इसको थोड़ी, इन एंटीबॉडीज को तो पहचान ही नहीं रही है। अब ये जा जाके थायराइड से बाइंड करते हैं, थायराइड को लगता है हो गया TSH बोल रहा है तो करते रहते हैं, पर वो TSH तो था ही नहीं, वो तो एंटीबॉडीज थी। थायरोक्सिन निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में BMR बढ़ जाएगा, आदमी पतला हो जाएगा, आपकी आंखों के पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है और आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। और कई बार पर्सन जो है सोने की कोशिश भी करता है तो उसके आईलिड ढंग से क्लोज नहीं होते, ठीक है। दिस इज द ग्रेव्स डिजीज, राइट है बच्चों? राइट 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 राइट। चलो, सो ग्रेव्स डिजीज में थायराइड के खिलाफ जो है TSH के खिलाफ हम एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। ओवर सिक्रीशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का और हायर मेटाबॉलिक रेट हो जाता है और इसे हम एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई ना? अभी तक की डिजीजेस सारी क्लियर हो गई? तो इतनी डिजीजेस आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी और पढ़ के मजा आ गया होगा। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ये क्या होता है? हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो होता है इसमें आपको पता है क्या होता है? इसमें हम आयोडीन के खिलाफ जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। मतलब आप समझो कि एक जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, पर ये थायरोक्सिन बनाने के लिए हमको आयोडीन बहुत 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 जरूरी है। अब अगर आपने आयोडीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना दी बच्चों, ध्यान समझना, अब अगर आपने आयोडीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी तो क्या होगा? बोलो मेरे साथ। अगर आपने आयोडीन के खिलाफ ये एंटीबॉडी बना दी तो आपका थायरोक्सिन नहीं बनेगा, आपका जो थायरोक्सिन है वो नहीं बनेगा, ये कम बनेगा। और अगर आपका थायरोक्सिन कम बना, ये नहीं बना, तो आपको क्या होगा? आपको होगा हाइपोथायरॉयडिज्म।
और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा तो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा और आप दुबले पतले सूख के कांटे हो जाओगे, ठीक है। ना 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 ना, आप मोटे मोटे भुसकू हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपका बीएमआर कम है तो आप क्या हो जाओगे, क्योंकि आप कुछ भी पचाते ही नहीं, सब चीज फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप मोटू हो जाओगे। और अगर आप बीएमआर ज्यादा है तो आप सब चीज पचा लोगे, कुछ भी जो है हाड़ मांस सीमेंट गिट्टी पत्थर सब, आपका बीएमआर तेज है तो आप हो जाओगे पतलू, ओके। A firm swelling in the thyroid gland and a partial or total failure of secretion thyroid hormone। क्यों नहीं बना, क्योंकि आयोडीन आपके टूथपेस्ट में कितना भी नमक हो, कितने भी कोलगेट कर लो, कितना भी टाटा सॉल्ट खा लो, पर आयोडीन लेने के बावजूद आपकी थायराइड ग्लैंड में आयोडीन जा ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने आयोडीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना दी। अब आयोडीन को पहले बाइंड कर लेता थायराइड में आने से पहले, जिसकी वजह से आपका जो हार्मोन है वो नहीं बनेगा और आपको जो है ये जनरली जो है गोइटर वाइटर हो जाता है यहाँ पे, तो ये जनरली वुमेन्स में देखा जाता है। दिस इज हाशिमोटो। तो हाशिमोटो में आयोडीन नहीं के वजह से थायरोक्सिन नहीं बना, ग्रेव्स में थायरोक्सिन को ज्यादा ही बना, बिकॉज द एंटीबॉडी मिमिक्स द एक्शन ऑफ टीएसएच, राइट। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की कहानी के बारे में, विच इज द माइस्थीनिया ग्रेविस। चलिए, माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिससे पढ़कर आपको बड़ा ही मजा आएगा। चलो आ जाओ, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, चलिए देखते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपकी नर्व है, ये ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा नर्व्स बना दिया। चलो, ये है आपकी नर्व, ठीक है, और ये है बच्चों नर्व का एंडिंग, ठीक है, ये नर्व का एंडिंग है, ओके। और ये है बच्चों आपकी मसल, ठीक है, ये है आपकी मसल, ओके। मसल को मैंने थोड़ा अजीब ही बना दिया है। चलो, ये है मान लो आपकी मसल, ओके। अब ये है आपका मोटर एंड प्लेट। आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे अब पढ़ाने की जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है। सो ये क्या है आपका, दिस इज द मोटर एंड प्लेट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ सिग्नल आता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये हमको पता है मैम, आपको पता है, आप लोगों को मसल कॉन्ट्रैक्शन 11th क्लास में पढ़ा रखा है। तो यहाँ से यहाँ जब होती है तो आपकी ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट। ये मसल हो गई कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ये मसल हो गई कॉन्ट्रैक्ट। पर कहानी ये है, ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, इसका नाम क्या है, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। याद है आपको कि सब भूल गए हैं? ये यहाँ से यहाँ जो ट्रांसमिट हो रही है, जो मसल में आ रही है, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रही है, क्या है मैम? ये हमको इतना पता है मैम कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हाँ बच्चों, ये है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर, पर बच्चों इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है मैडम जी एसिटाइल कोलिन, राइट, एसिटाइल कोलिन। अब कहानी यह है कि अगर आपने इस एसिटाइल कोलिन के खिलाफ ही यहाँ पर एंटीबॉडीज बना ली तो क्या एसिटाइल कोलिन आपके मसल तक सिग्नल लेके जा पाएगा? बोलिए, अगर आपने एसिटाइल कोलिन के खिलाफ ही क्या बना ली, एंटीबॉडीज बना ली, देन तो एसिटाइल कोलिन मसल में नहीं जा पाएगा। तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी? नहीं होगी। समझ आ रही बात? तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो आपको धीरे धीरे मसल की वीकनिंग हो जाएगी और मसल पैरालाइज्ड हो जाएगी। सो माइस्थीनिया ग्रेविस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हम एसिटाइल कोलिन के खिलाफ, उनके रिसेप्टर्स के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं। तो रिसेप्टर के खिलाफ अगर आप एंटीबॉडी बना रहे हैं तो एसिटाइल कोलिन बाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो सिग्नल कैसे जाएगा मसल में, और आपकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर देगी क्योंकि सिग्नल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, डन हो गई। सो दिस इज द माइस्थीनिया ग्रेविस। चलिए, सो मसल के खिलाफ रिसेप्टर के, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, मस्कुलर वीकनिंग, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती ढंग से, आपको थकान लगती, पैरालिसिस भी हो सकता है। डन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूमेटॉइड फीवर। चलिए, इसमें जो होते हैं बॉडी के डिफरेंट जो है पार्ट्स के खिलाफ जो है, जैसे हार्ट सेल्स, उनकी वॉल्स के खिलाफ आप क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडीज बना लेते हैं। ठीक है, यूजुअली ये तब होता है जब आपको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद हुआ हो। रूमेटॉइड फीवर में वीकेंड द इंटायर हार्ट वॉल, मोस्ट ऑफन इट डैमेज द बाइकस्पिड माइट्रल एंड एओर्टिक वॉल। तो मतलब रूमेटॉइड फीवर एक ऐसा बीमारी है जिसमें हार्ट के अलग अलग सेल्स हैं उनको डैमेज होता है। मेनली ये वॉल्व्स के खिलाफ क्या बना देता है, एंटीबॉडीज बना लेता है, और धीरे धीरे जो हार्ट की वॉल्व्स होती हैं उनका ही फंक्शनिंग करना बंद हो जाता है। और आपको पता है कि हार्ट में पूरी कहानी वॉल्व्स का ही तो है।
अगर ऐसे नोड नहीं होगा, प्रेशर जनरेट नहीं होगा, माइट्रल ट्राइकस्पिड वॉल्व्स नहीं होंगे, बाइकस्पिड वॉल्व्स नहीं होंगे, तो फिर कहानी भी मसल जो है बैक फ्लो होने लगेगा, ब्लड का, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं होगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप अपने हार्ट की वॉल के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लिए तो कॉन्ट्रैक्शन जो है अब आपके हार्ट की वॉल का सही तरीके से नहीं होगा और धीरे 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 करके आपका हार्ट वीकनिंग होने लगेगा। और यूजुअली ये तब होता है जब स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है, जिसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं और वही एंटीबॉडीज जो होती है वो अल्टीमेटली चलकर आपकी हार्ट की दीवारों को ही डैमेज करनी शुरू कर देती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये जो ल्यूपस है ये सेलेना गोमेज को इनकी बीमारी थी, है मतलब किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा उनको। सो ये इसमें क्या होता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के खिलाफ आप एंटीबॉडीज बना लेते हैं, जैसे किडनी के खिलाफ आपने बना ली, ब्रेन के बना ली, स्किन के बना ली। मतलब ये सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका एक ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है और जहां जहां ये एंटीबॉडीज जाएंगी उस एंटीबॉडीज को वो जो बॉडी पार्ट है उसको डैमेज करेंगे। जैसे जॉइंट पेन होगा, आपको फीवर आएगा, अल्सर होगा, लिम्फ नोड बड़े हो जाएंगे, स्प्लीन मोर कॉमन इन फीमेल है जैसे कि बताया मैंने आपको, किडनी वगैरह डैमेज होने लगेंगी। ये जो एंटीबॉडीज होती है किडनी पे जाएंगी, किडनी पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी और किडनी का फंक्शनिंग धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, राइट है बच्चों जी, ठीक है। चलिए सो बच्चों ये हुआ कौन कौन से डिजीज हम लोगों ने पढ़ ली, ऑटो इम्यूनिटी एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। तो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो जनरली अपने ही बॉडी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। इन डिसऑर्डर में कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट को डैमेज करती हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में पैंक्रियास में बीटा सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बनी, हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी के खिलाफ बनी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ के खिलाफ बनी, पर्निशियस एनीमिया में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ बनी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट और सिनोवियल फ्लूइड के खिलाफ बनी, एडिसन डिजीज में एडिनेट कॉर्टेक्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनी, फिर ग्रेव्स डिजीज में टीएसएच के खिलाफ बनी, हाशिमोटो में आयोडीन के खिलाफ बनी, माइस्थीनिया ग्रेविस में किसके खिलाफ बनी, आपकी दैट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बनी, रूमेटॉइड फीवर में हार्ट वॉल हार्ट सेल्स के खिलाफ बनी, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में बॉडी के अलग अलग सेल्स के खिलाफ बनी, ठीक है। डन हो गई, ऑटो इम्यूनिटी डन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एलर्जीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, एलर्जीज क्या होती है। देखो एलर्जीज को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स कहते हैं। इट इज गुड, इट इज गुड। किसी भी शरीर में एलर्जी होना ये हमको पहले ही बता देता है कि कुछ इन्फेक्शन आ चुका है। सो बहुत ज्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स होना इट इज नॉट गुड, पर अगर थोड़ा बहुत एलर्जिक रिस्पॉन्स आपको शो हो रहा है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्स ही तो है। ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं ये हमको ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन घुसा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? ये हमको ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन घुसा हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो कितना भयंकर है। अगर ये बिल्लू भयंकर है तो भैया तुम्हारी जो है ऐसी कम तैसी होनी है, ठीक है। पर अगर ये कम है तो बॉडी उसको मैनेज कर लेती है। एलर्जी क्यों होती है ये अब आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले विल गो एंड टॉक अबाउट द एलर्जी के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलो 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 चलो, एलर्जी, चलिए शुरू करते हैं। एलर्जी के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है एक एंटीबॉडी, ठीक है। एलर्जी के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है एक एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो होती है इसका नाम है IgE, ठीक है। आपको पढ़ाया है मैंने बॉडी में एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी कौन सी है, IgE, ठीक है। एलर्जी को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। एलर्जी को हम हाइपर, ये कैसा लिख रहा है, ठीक है। एलर्जी को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। डन। एलर्जी को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी कहते हैं बच्चों। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब आपकी बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ अ पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एन एलर्जन, ठीक है। तो जब आप किसी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं, जब आप किसी, ध्यान से देखो क्या बोल रही हूं। ये IgE एंटीबॉडी एग्जैक्टली क्या काम करती है आइए समझते हैं बच्चों। सो हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ अ पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस।
अब हमको ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है ये क्यों कर रही है बॉडी, मतलब सेंसिटिविटी नॉर्मली आप कर रहे हो, पर अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये किसके खिलाफ कर रहे हो आप, ये अगेंस्ट कर रहे हो बच्चों आप एलर्जन के, ठीक है, किसके खिलाफ कर रहे हो, एलर्जन। एलर्जन क्या है, एलर्जन जिससे आपकी बॉडी फॉरन समझ रही है और उसके खिलाफ कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स कर रही है। अब एलर्जन कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एलर्जन कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे एलर्जन क्या हो सकता है, एलर्जन कैन बी ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, एलर्जन क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है। और एलर्जन क्या हो सकता है बच्चों, कोई डस्ट हो सकता है बच्चों। एलर्जन क्या हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है बच्चों। एलर्जन क्या हो सकता है बच्चों, कोई मेडिसिन हो सकती है बच्चों, ठीक है। एलर्जन कुछ भी हो सकता है, एनी कॉजेटिव एजेंट जो आपके शरीर में घुसे और उसको हटाने के लिए बॉडी कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स करने लगे, इसे आप कहते हैं एलर्जी। तो जो चीज घुस रही है उसको आप कहते हैं एलर्जन। इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी धूल, धक्कड़, पानी, ओला, गोला, कुछ भी। समझ में आई बात। इवन बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे मुझे ओफ्लॉक्सासिन की बहुत एलर्जी होती है। जब मैं अपने डेंटिस्ट के पास जाती थी तो मुझे याद है कि उसने मुझे ओफ्लॉक्सासिन का जो है टैबलेट दिया और उसके बाद मैं घर पहुंची एंड आई वाज लाइक, इतना स्वेलिंग हो गया, पैर इतने मोटे मोटे हो गए, मेरा पूरा रेड हो गया मेरा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ठीक है। बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे जिसने कोई एंटीबायोटिक दी है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखा उसमें एक एंटीबायोटिक लिखी थी, मैं समझ गई कि मुझे एंटीबायोटिक की एलर्जी हो चुकी है, ठीक है। और आपको एक और चीज बताती हूँ, जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बिल्कुल घबरा गया, उसने बोला कि एंटीबायोटिक्स तुरंत बंद करिए, नहीं तो आप एनाफाइलेक्टिक शॉक में जा सकते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एलर्जन कुछ भी हो सकता है। जब बॉडी हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देती है तो उसके खिलाफ किसके खिलाफ देती है, एलर्जन के खिलाफ देती है, इसे हम एलर्जी कहते हैं, राइट है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, exaggerated response to the immune system to the certain antigen present on the environment, ठीक है। सो बेसिकली किसी एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी एक बहुत ही भयंकर रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। लुक एट दिस, रैशेस, रेडनेस, ठीक है। कॉज क्या होता है, कॉज देखिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दीज एलर्जन इज IgE टाइप। ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जी के खिलाफ वो होती है IgE, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। देखिए क्या होता है, चलिए अब यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शंस का काम क्या है वो देखिए। एलर्जिक रिएक्शन वो मैंने आपको बताया हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, ये दो केमिकल्स की वजह से होता है, ठीक है। ये जो केमिकल्स हैं ये हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, हिस्टामाइन जो है ये एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है और वैसोडायलेटर है। कभी कभी ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह बिहेव करता है, पर अभी आपके लिए कंसेप्ट ये है कि आपके बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, मास्ट सेल्स, ठीक है। ये मास्ट सेल्स जो होती हैं इनके ऊपर एक IgE एंटीबॉडी लगी होती है। IgE एंटीबॉडी जैसे ही काउंटरैक्ट करती है, ध्यान से सुनो, देखो इधर मेरी बात सुनो, देखो मास्ट सेल, ठीक है, ये हुई IgE इस पर आके बाइंड हुई, ठीक है। IgE इस पर आके बाइंड हुई तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, देखो यहाँ से शुरू करते, देखो फर्स्ट एक्सपोजर टू द एंटीजन, पहला एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, ठीक है। उसके बाद टी हेल्पर सेल एक्टिव हुई, ठीक है। टी हेल्पर सेल ने बी सेल्स को जाके जगाया, आपको पता है टी हेल्पर सेल का वर्क क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला एंटीजन आया, पहले एंटीजन ने सबसे पहले टी हेल्पर सेल, एंटीजन घुसा, टी हेल्पर सेल सोची आजा बेटा, मैं वो दोनों चीज़ों को जगाती, साइटोटॉक्सिक को भी जगाती है और इसको भी जगाती है। अब इसने एलर्जी की कहानी में क्या होता है, सबसे पहले टी हेल्पर सेल ने किसको जगाया, बी सेल को जगाया, बी सेल ने प्लाज्मा सेल बनाई और मेमोरी सेल बनाई, प्लाज्मा सेल ने क्या बनाई, IgE एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी यहाँ वहाँ घूमती रहेंगी, ठीक है। अब क्या हुआ बोलो, जैसे ही सेकेंड एक्सपोजर एंटीजन का हुआ, ये तुरंत IgE एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड कर ली, ठीक है, और ये तुरंत जाके मास्ट सेल के ऊपर लग गई, ठीक है, और इन्होंने मास्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मास्ट सेल के अंदर कुछ ग्रैन्युलेशन है, कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, जैसे ही मास्ट सेल डिस्ट्रक्ट हुई उन्होंने हिस्टामिन और सेरोटोनिन को अपने अंदर से निकाला। तो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट एक्सपोजर में मास्ट सेल काम नहीं करती हैं, सेकेंड एक्सपोजर में मास्ट सेल काम करती हैं। इसलिए पहला एलर्जिक रिस्पॉन्स इतना भयंकर नहीं होता, सेकेंड वाला और भयंकर होता है, क्योंकि मास्ट सेल फटती हैं और उन्होंने खूब सारा हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकाला है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन निकालने की वजह से आपकी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, आपका बीपी ड्रॉप हो जाता है और आप मर भी सकते हैं। दिस इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। आइए समझते हैं, ये डायग्राम आप याद रखिएगा बच्चों, यही पूरा सीक्वेंस है। फर्स्ट एक्सपोजर में ये एंटीबॉडीज जो होती हैं यही
न्यूट्रलाइज करने की इन्फेक्शन को कोशिश करती है, पर सेकेंड इन्फेक्शन में ये एंटीबॉडी विल बाइंड विद द मास्ट सेल्स एंड दे विल डिस्ट्रॉय द मास्ट सेल एंड द मास्ट सेल विल रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, चलिए, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेन these एलर्जन are IgE type. Allergic reaction is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. ठीक है, during allergic reaction there is increased release of histamine from the mast cell. Normally mast cells जो होती हैं वो कम मतलब एलर्जिक रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं, ओके, जिसकी वजह से जो डायलेशन, हिस्टामीन एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोडाइलेटर है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होने लगती है। ब्लड वेसल डायलेट होने की वजह से क्या होगा आपको पता है, ब्लड वेसल दबाव बना रहेगा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, पर अगर 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 वेसल डायलेट हुई तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा एंड द कैपिलरी बिकम हाईली परमिएबल, जिसकी वजह से बहुत सारा फ्लूइड जो है वो लीक आउट होने लगेगा और ब्लड टिश्यूज में आने लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो टिश्यू है वो इन्फ्लामेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे हो? डायग्राम देखो, आप समझते हैं। देखो, ये है आपकी ये है आपकी एलर्जन आया, देन पूरा मैकेनिज्म फिर से समझो। ये एलर्जन आया, एलर्जन को कौन लेके गया? हेल्पर सेल के पास, बोलो, लेके गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हेल्पर सेल ने सोचा ओ ये तो IgE वाला है, टी हेल्पर सेल ने बी सेल को जगाया, बेटा तुम IgE प्रोडक्शन शुरू करो। ठीक है, ये IgE घूमती 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 कहाँ गई? ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स में भी मास्ट सेल काम करती हैं, ऐसा थोड़ी एलर्जी को मारेगा कौन, मास्ट सेल ही मारेंगे, पर सेकंड में उनको पता रहता है तो धड़ 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 बी सेल के पास मेमोरी बनी है, इनको ये कहानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी मेमोरी तुरंत बनाएगी IgE, तो फर्स्ट वाला जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो स्लो हो जाता है, पता है ना आपको, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकंड में तो ले दनादन। ठीक है, अब ये बी सेल ने IgE प्रोडक्शन किया, IgE जाके मास्ट सेल पे बाइंड हुई। ठीक है, क्योंकि मास्ट सेल के पास एक IgE रिसेप्टर होता है। अब ये एलर्जन इस IgE से बाइंड हुआ, IgE जैसे ही बाइंड हुआ, इन मास्ट सेल ने क्या निकाला? मास्ट सेल ने निकाला बहुत सारा क्या, बोलो 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 बोलो, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन। सेरोटोनिन और हिस्टामाइन निकालने की वजह से क्या हुआ? वेसल डायलेट हुई। वेसल डायलेट हुई तो पर्टिकुलर हर जगह पर आपकी वेसल्स का डायलेशन होने लगा, तो आपकी पूरी बॉडी में रेडनेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितना फ्लूइड है ब्लड वेसल्स के अंदर वो बाहर आने लगेगा, तो वो जगह पे आपको रैशेस और इन्फ्लामेशन दिखाई देने लगेगा, और खुजली होगी, क्योंकि जो सेरोटोनिन और हिस्टामिनिक होते हैं बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी निकालते हैं, जिसकी वजह से खुजली, इंटरल्यूकिन्स, खुजली उजली मचती है आपको, तो रेडनेस होगी, इचिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। समझ में आ गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डन। So it causes the marked dilation of the peripheral blood vessels. ठीक है, कैपिलरी हाईली परमिएबल हो गई, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीक आउट होने लगा और वो फ्लूइड टिश्यूज में आने लगा। इफ द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, अगर ये कहानी बहुत जल्दी हुई, पहले में ये इतना टेंशन वाला काम नहीं है, पर सेकेंड वाले में तो ये ब्लड प्रेशर इतना जल्दी ड्रॉप होता है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी बनी हुई है बी सेल्स की, मेमोरी ने बोला अरे अरे दूर से आ गया, तुरंत मेमोरी सेल दौड़ते हुए गई IgE, उनने मेमोरी सेल्स ने तुरंत मल्टीप्लिकेट किया, IgE बनाई, IgE मास्ट सेल से बाइंड हुई, मास्ट सेल ने धड़ 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 हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन्स निकाले और आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स बहुत भयंकर हुआ। ठीक है, तो जिसकी वजह से सडन जो है ब्लड वेसल्स का डायलेशन हुआ, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया और आदमी की मृत्यु हो गई बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, इसलिए डॉक्टर ने बोला था सुनो 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 ये मत खाना, क्या, एंटीबायोटिक। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम बात करेंगे हे फीवर के बारे में। चलो देखो, हे फीवर क्या होता है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो एलर्जन होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जी हो रही है तो आपको होगा हे फीवर। ठीक है, ओके, तो आपको क्या होगा? हे फीवर। आप मैकेनिज्म समझ गए ना क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, बोलो मेरे साथ, एलर्जन आएगा। एलर्जन कौन लेके आएगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को कौन पहचानेगा? बोलो बोलो बोलो, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल किसको जगाएंगे? बी सेल को। बी सेल क्या बनाएगा? IgE एंटीबॉडी। IgE किसके पास जाएगी? मास्ट सेल के पास। मास्ट सेल के पास IgE बाइंड करके एलर्जन को पकड़ लेगी और फिर मास्ट सेल को डैमेज कराएगी। मास्ट सेल से क्या निकलेंगे? हिस्टामिन और सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इंटरल्यूकिन्स, जिसकी वजह से क्या होगा? रेडनेस, इन्फ्लामेशन, खुजली, वेसल्स डायलेट होंगी, बीपी ड्रॉप होकर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, हे फीवर, दिस इज द फॉर्म ऑफ एलर्जी ड्यू टू द पोलन ग्रासेस, ट्रीज एंड ऑफ अदर प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नोज एंड द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जो होती है ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो आपके आईलिड के नीचे पाई जाती है। तो जब पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो आपकी IgE एंटीबॉडी बढ़ती है, मास्ट सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, आपकी हिस्टामाइंस जो होती हैं और आपकी
आपकी सेरोटोनिन जो होता है वहाँ पे रिलीज होता है, आपकी नोज से पानी आने लगता है और आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा वो इन्फ्लामेशन होने लगता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, वेसल्स डायलेट हुई हैं इसलिए, और उसके बाद वहाँ पर आपको खुजली होगी, दिस इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस। तो पोलन ग्रेन से ये कहानी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम क्या क्या होगा बोलो। नोज इरिटेशन हो रही है तो स्नीजिंग होगी, ठीक है, पानी बाहर निकलने लगेगा, फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक्ड नोज होगी, watering of eyes due to the histamine release often responds to the treatment of antihistaminic drugs। ठीक है, तो क्या क्या होगा बोलो मेरे साथ। आपकी नाक बहने लगेगी, पर नाक में नाक जैसे नहीं बहेगी, पानी आएगा नाक से, ठीक है। उसके बाद आपके गले तक पोलन ग्रेन जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दर्द होगा, आपको छींक आएगी, आपकी स्किन रफ होगी, इचिंग आईज होगी, कंजक्टिवाइटिस होगा। ठीक है, डन। तो हे फीवर इज द रिस्पॉन्स ड्यू टू द पोलन ग्रेन्स एंट्री। जैसे ही पोलन ग्रेन एंटर होंगे आपके IgE एंटीबॉडी का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे ही IgE का लेवल बढ़ेगा आपकी बॉडी में हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो मैंने आपको बताया। हिस्टामाइन जैसे ही बढ़ेगा आपका वो जो पर्टिकुलर एरिया ना वो रेड होने लगेगा क्योंकि वहां पर वेसल्स बड़ी बड़ी हो गई हैं, ज्यादा सारी कहानी हो रही है और प्रेशर ड्रॉप होगा और आपको जो है रनी नोज होगा, आपको स्नीजिंग होगी, आपको खुजली होगी। ठीक है, दिस इज इट। नेक्स्ट इज एस्थमा। इट इज नॉट एस्थमा। लोग कहते हैं उसको एस्थमा हो गया है, इट इज नॉट एस्थमा, इट इज एस्थमा। ओके, चलो नेक्स्ट इज थ जो होता है ना वो साइलेंट होता है एस्थमा में। चलिए देखते हैं क्या होता है। नॉर्मल लंग में जो होता है, ध्यान से सुनते जाइएगा क्या बोल रही हूं मैं। यहां पर जो हिस्टामाइन होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स को ना कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं। एस्थमा में होता क्या है कि जो आपका हिस्टामाइन होता है वो ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, राइट। जब ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो हवा जो है वो आदान प्रदान नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो हम लोग इनहेलर देते हैं उसमें ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं और ये जैसे ही केमिकल जाता है आपकी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और हवा का आदान प्रदान सही हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि यहाँ नॉर्मल लंग में जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कितने रिलैक्स है, जबकि आपका जो एस्थमेटिक लंग्स होते हैं जिनको एस्थमा होता है उनका जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो थोड़े टाइट होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक्सेस म्यूकस डिपोजिशन भी हो सकता है। ठीक, टिश्यू सराउंडिंग द ब्रोंक्यूल्स ऑफ लंग्स स्वेल अप एंड कंप्रेस द ब्रोंक्यूल्स। ऐसा क्यों हुआ आपको मैंने बताया, क्योंकि वहां पर जो फ्लूइड लॉस होता है, देखो ध्यान से क्या बोला मैंने आपको कि इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाता है। जब वेसल्स डायलेट होती हैं, जो ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनटू द ब्लड केम आउट इनटू द टिश्यूज, राइट। तो वो वाला जो टिश्यू होता है वो सूज जाता है। समझी गई मेरी बात। क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि जब भी आपको एलर्जी होगी तो सबसे पहला रिस्पॉन्स इज इन्फ्लेमेशन। सूज, मैंने बताया था ना कि वो डॉक्टर ने मुझे वो दवाई दे दी तो मेरा पैर एकदम हाथी पाव जैसा हो गया था। जब उसको दबाते थे तो ऐसा लगता कोई पानी भरा हुआ है। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने एक एलर्जन खाया मेरी बॉडी में IgE का लेवल बढ़ा, मेरी बॉडी में उसकी वजह से मास्ट सेल ने रिलीज किया हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जिससे वेसल्स डायलेट हुए। वेसल्स डायलेट हुई तो जितना पानी था ब्लड के अंदर, फ्लूइड्स था, वो टिश्यू में भरना शुरू हो गया और इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया। अब हुआ यहाँ पर ये हुआ मेरे साथ। पर अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ एज़मा की, तो इसमें भी वही कहानी है। जो फ्लूइड होता है वो आसपास के टिश्यूज में भरने लगता है और वो जो आसपास के टिश्यूज हैं वो ब्रोंक्यूल्स में एक दबाव बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स में दबाव बनने की वजह से ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कंप्रेस होने लग जाते हैं और हवा का आदान प्रदान बंद हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो केम आउट हो जाता है टिश्यू में, टिश्यू सूज जाता है, टिश्यू ने ब्रोंक्यूल्स को दबा दिया। ठीक है, और इसकी वजह से आपको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ले सकते हैं फीवर में और इसमें लिखते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स। जो इनहेलर आप लेते हैं ना एज़मा में, अस्थमा में, ओके, इट इज ब्रोंकोडायलेटर विद और विदाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, व्हाट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये शांत करते हैं आपके इम्यून सिस्टम में। शांत भीम को लड्डू खिलाओ। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये इसलिए होते हैं कि जो आपके वो होते हैं दैट इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस किया जा सके। ओके, यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एरोसोल और ड्राई पाउडर इनहेलर्स, तो किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द एलर्जी इज द एनाफाइलेक्सिस। इट इज द एनाफाइलेक्टिक शॉक बच्चों। ठीक है, ये आपके लिए फेटल हो सकता है। ठीक है, इसमें आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है,
देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द टिश्यूज ऑफ बॉडी। नॉर्मली हमने क्या देखा, हे फीवर, अच्छा देखो हे फीवर जो होता है वो जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जो हे फीवर है बच्चों जी ध्यान से देखो, हे फीवर जो होता है इट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है। अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज उसमें ऐड कर लीजिएगा, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है बच्चों, डन। और अगर मैं बात करूं किसकी, एस्थमा की बात करूं, कहाँ गया, अगर मैं एस्थमा की बात करूं तो ये किसका डिसऑर्डर है बच्चों, ये लोअर रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल्स कहाँ आते हैं, ब्रोंकियोल्स तो लंग के पास आते हैं, तो ये है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है ये, ठीक है। नाउ एनाफाइलेक्टिक शॉक में मर आदमी इसलिए जाता है क्योंकि इसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई पर्टिकुलर एरिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक में पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। मेरी बात जो है आप कान खोलकर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आदमी की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या हो जाता है, कुछ जैसे एंटीजन घुसता है उसके कुछ ही मिनट के अंदर सेरोटोनिन और हिस्टामिन का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉडी की सारी जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और अगर वेसल्स डायलेट हो गई तो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सही समय पे ब्लड नहीं मिलेगा यार, और अगर उनको सही समय पे ब्लड नहीं मिला तो वो काम ही नहीं करेंगे, तो बॉडी आपकी शॉक हो जाए, शॉक में चली जाएगी। और ये जनरली तब होता है जब आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, इसीलिए उस डॉक्टर, अभी आपको स्टार्टिंग में कहानी सुना दी थी ना कि नॉर्मली एनाफाइलेक्टिक शॉक कब लगता है बॉडी को, जब आपको कोई एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, ये जनरली तब होता है। इसलिए उस डॉक्टर ने बोला कि बेटा शिप्रा, हो सकता है तुम्हें भी हो जाए और तुरंत तुम इसे बंद कर दो। समझ आई बात बच्चों। और एनाफाइलेक्टिक शॉक में वैसे डायलेट होंगी, फ्लूइड टिश्यू में आ जाएगा तो स्वेलिंग हो जाती है पूरे बॉडी में, मुझे भी वही हुआ, तो पूरा आंख वाँख मुंह में, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, रप्चर्ड मास्ट सेल, देखो ध्यान से बच्चों क्या बोल रही हूं मैं, रप्चर्ड मास्ट सेल causes the mass dilation of all the arteries so that large amount of fluid is passed from the blood to tissues। चला गया, जिसकी वजह से टिश्यू में आया, फ्लूइड भर गया पूरा, तो टिश्यू फूल गए, तो इन्फ्लेमेशन दिखाई देने लगा। और आपका टिश्यू जो होता है वो बेसिकली ब्लड के प्रेशर को मेंटेन कर रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा था, ब्लड प्रेशर फॉल होने लगा, ठीक है। देखो कैसा सूज गया, ऐसा ही मेरा पूरा होट वोट इतना मोटा हो गया था, ये तो मुझे बहुत बहुत वो होता है, आपको समझ में भी नहीं आता, ओके। द अफेक्टेड पर्सन मे बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है, पर्सन जो होता है उसको समझ में नहीं आता, अनकॉन्शियस हो सकता है और बेहोश हो सकता है, कुछ समय पे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या दें बच्चों, कुछ नहीं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दीजिए, कुछ स्टेरॉइड्स दीजिए जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सके, ठीक है, सिर्फ इसी से आप इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं। सो अभी हमने क्या क्या सीख लिया है वो देखते हैं। एलर्जी क्या है, एलर्जी इज अ क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। एलर्जी क्या सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने ये सीख लिया कि एलर्जी जो होती है ये एक क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये एक क्विक रिस्पॉन्स है, किसके लिए, आपके एलर्जन के लिए, डन है। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीई एंटीबॉडी। एक माइंड मैप बना ले हम लोग क्या, चलो बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। सो मान लीजिए एक माइंड मैप फटक से एलर्जी का बना लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एलर्जन आपकी बॉडी में घुसा, ठीक है, एलर्जन घुसा, जब एलर्जन घुसा तो इसको कौन लेके आया आपके पास, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एलर्जी को किसने पकड़ा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये किसके पास लेके गई, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल ने किसको एक्टिवेट किया, बी सेल को। बी सेल ने क्या बनाया बच्चों, प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया बच्चों, एंटीबॉडी, ठीक है। पर कौन सी एंटीबॉडी बनाई, ये भी बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, आईजीई, डन। अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना, ये आईजीई किसके ऊपर लग गई, मास्ट सेल के ऊपर, ठीक है। ये आईजीई किसके ऊपर लग गई, बोलो मेरे साथ, ये लग गई आपकी मास्ट सेल के पास, और इसने किसको बाइंड कर लिया बच्चों, एलर्जन को, ठीक है। ये एलर्जन को, ये पूरा माइंड मैप बना रहे हैं हम लोग, एलर्जन को मैं वो कर लिया, और इस मास्ट सेल ने धीरे धीरे क्या रिलीज करना शुरू किया, दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये फट गई मास्ट सेल, ठीक है। और इसने क्या रिलीज करना शुरू किया बच्चों, इसने रिलीज करना शुरू किया आपका, अच्छा, इसने एंटीबॉडी ने तो क्या न्यूट्रलाइज कर दिया, एंटीबॉडी ने तो एलर्जन को न्यूट्रलाइज कर दिया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, एलर्जन तो यहीं पे खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज। पर बदले में बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया, मास्ट सेल ने क्या निकाला, मास्ट सेल ने निकाला हिस्टामाइन, ठीक है, और क्या निकाला बच्चों, सेरोटोनिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या हुआ वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन निकला बच्चों, तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, बोलो मेरे साथ, वैसो
डाइलेशन, ठीक है। वेसल डाइलेशन हुआ तो क्या हुआ बच्चों, बीपी ड्रॉप हुआ, ठीक है। और क्या हुआ बच्चों, इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। और क्या होगा बोलो, खुजली होगी, क्योंकि मास्ट सेल कंटिन्यूसली बहुत सारे और केमिकल निकाल रही है, तो इचिंग होगी आपको, ठीक है। और क्या होगा आपको बच्चों, रेडनेस होगी, ठीक है, रेडनेस, क्योंकि वहां पर ब्लड जो है ज्यादा जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात। नाउ एलर्जी जो होती है, एलर्जन जो होते हैं वो तीन तरीके से, तीन प्रकार की एलर्जी आपको कॉज कर सकते हैं, राइट। ये पूरा माइंड मैप है एलर्जी का, ठीक है। सो सबसे पहला कौन सा है, हे बेबे, ठीक है। तो हे फीवर का जो है ये कौन करता है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों, पोलन ग्रेन्स जब एंट्री होते तो हे फीवर। डन है बच्चों, क्लियर 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 क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एस्मा, ठीक है। एस्थमा जो होता है वो तो किसी भी केमिकल की वजह से हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्सिस लिख देती हूं यहाँ पे। ये किसकी वजह से होता है, एंटीबायोटिक की वजह से। डेथ किस में हो सकती है, डेथ तो देखो किसी में भी हो सकती है, पर मोस्ट खतरनाक फेटल जो रिस्पॉन्स है वो है ये, डेथ में भी इसमें हो सकती है, डेथ में भी। क्लियर हुआ। सो दिस इज द माइंड मैप ऑफ एलर्जी। पूरा एलर्जी एक बोर्ड में आ गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। डन 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 डन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस लेक्चर की आखिरी चीज के बारे में, वो क्या है वो देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हो, अगर आपको एलर्जी है तो क्या लोगे आप, स्टेरॉइड लो ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए थोड़ा, ये ज्यादा मास सेल लोग उचके नहीं। और आप क्या ले सकते हो, और आप ले सकते हो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मूवी से हटके एक चीज पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान सुनना। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, राइट। मैं किसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ आपको, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, ठीक है। सो एलर्जी डन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डन, ट्रांसप्लांटेशन देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी में ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते, ठीक है। तो हम किसी का ऑर्गन जो है वो ले लेते हैं, ऑर्गन लोग डोनेट करके जाते हैं। पर जब भी हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने तो डोनेट करके आ गए हैं, पर जिसको लेना है, जो रिसीवर है, जो एक्सेप्टर है, उसको इस चीज़ का, या जो उनका ऑर्गन डोनेशन जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है, उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मैचिंग किसकी हो रही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, ठीक है। मान लो कि मुझे भूषण की किडनी चाहिए, चलो बेचारे के लिए लेते हैं, किसी और के लिए लेते हैं, किसके लिए, पम्मी के लिए लेते हैं किडनी, ठीक है। मान लो कि ये पम्मी है, ठीक है। पम्मी को किसको किडनी देना है, मान लो किम्मी को देना है, ठीक है। ये किम्मी है और ये पम्मी है, ठीक है। पम्मी के ऊपर ध्यान से सुनना, पम्मी की बॉडी के सेल के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, एमएचसी रिसेप्टर, ठीक है। हर इसकी मान लो कि पम्मी की किडनी अपन को किम्मी को देना है, ठीक है। पम्मी इज रेडी, पम्मी को हम लोगों ने साइन करवा लिया, चल किडनी दे तू अपनी, ओके। अब पम्मी की किडनी किम्मी को लगनी है, तो क्या करेंगे अपन, तो होगा ये कि किम्मी की जो सेल है, ठीक है, उसके एमएचसी रिसेप्टर सिर्फ किम्मी के हैं। मेरी बात समझ रहे हो, क्या बोल रही हूँ मैं। आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया, पहले ये टॉपिक क्या चल रहा है वो देख लो, नहीं तो पता चला कि मैडम ये क्या पढ़ा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चल रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। हम कैसे करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आइए समझते हैं। सो मैं आपको बता रही थी कि जो पम्मी है, ठीक है, उसकी हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर इसका खुद का एक सेल्फ रिसेप्टर एंटीजन होता है, जिसको आप कहते हैं MHC1। अब जो पम्मी का MHC1 है वो किम्मी के MHC1 से कितना मैच होता है, इस पर डिपेंड होता है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब अगर पम्मी जो है वो किम्मी का आइडेंटिकल ट्विन है तो भैया कोई उतना टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आइडेंटिकल ट्विन्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ही जाइगोट से बनते हैं, तो उनमें ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देते, तो ट्रांसप्लांट ईजी है। पर पम्मी जो है वो किम्मी का रिश्तेदार है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा सा मुश्किल है। पम्मी किम्मी का पड़ोसी है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और मुश्किल है। पर पम्मी एक इंसान और किम्मी एक बकरी है, तब तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी बात समझ रहे हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इन MHCs को, पहले जिनको जो आज ही के लेक्चर में जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी, ठीक है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। इनको हम HLA भी कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, इनको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA भी कहते हैं, ठीक है।
ये जो HLA होते हैं, ये एंटीजन कौन बनाता है? क्रोमोसोम 6। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्रोमोसोम 6, ठीक है। तो आपकी बॉडी की हर न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन होते हैं जिनको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या HLA। तो किम्मी और पम्मी को अगर किडनी चाहिए, किम्मी को अगर किडनी चाहिए तो उसके MHC से किम्मी की MHC मैच होनी चाहिए, ठीक है। इस कहानी को, इस मैचिंग को हम कहते हैं बच्चों HLA टाइपिंग, HLA टाइपिंग, ठीक है। किसका कितना मैचिंग हो रहा है उसके आधार पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। डन। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग अच्छी है, 99% है तो मैचिंग जो है आप दे सकते हो, पर अगर मान लीजिए 10% है तो फिर आप नहीं दे सकते। क्लियर हो रही है बात? सो HLA टाइपिंग इज द मेजर डिसाइडिंग इवेंट ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हाउ मच यू आर मैचिंग विद योर डोनर, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी मैचिंग कर रहे हो तो आप जो है ट्रांसप्लांट ले सकते हो, ठीक है ना। अब कहानी ये है कि होता क्या है ऐसा कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है। ध्यान सुनो, जैसे ही आप किसी का, जैसे मान लो कि पम्मी ने किम्मी को दे दिया किडनी, जैसे ही किम्मी की बॉडी ये समझेगी कि भैया जब किडनी लगाई, ध्यान समझना, जब पम्मी की किडनी किम्मी ने लगाई तब उस समय पे बहुत सारे कॉर्टिसोल्स दिए जाते हैं। कॉर्टिसोल्स स्टेरॉइड्स जो दिए जाते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, पर हम जनरली उसको आर्टिफिशियल मीडियम से देते हैं बना के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इंजेक्शन लगाया हमने तो बेसिकली इम्यूनिटी सप्रेस कर रहे हैं हम, ठीक है। इम्यूनिटी क्यों सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप किडनी दोगे रिसिपिएंट को, बॉडी जो है आपकी, जो रिसिपिएंट की बॉडी है वो तुरंत उसे फॉरेन समझने लगेगी और तुरंत उसे रिजेक्ट कर देगी। तो सबसे पहले जब हम किडनी डोनेट कर रहे हैं तो रेसिपिएंट को कुछ स्टेरॉइड दे के रखते हैं कि तू पहले ज़्यादा मत तो चकने लगना, तो इम्यूनिटी सप्रेस है, उसकी किडनी लग गई। थोड़े समय के बाद हम उनका डोज जो है वो कम करते जाते हैं स्टेरॉइड का और इम्यूनिटी नॉर्मल उस पर आ जाती है। पर अगर जिस दिन इम्यूनिटी नॉर्मल उस पर आई और बॉडी ने ये समझ लिया कि ये है तो पम्मी की किडनी है, बॉडी का तुरंत कौन सा इम्यून सिस्टम होगा एक्टिव, ठीक है। अगर किम्मी की बॉडी ने समझ लिया कि पम्मी इज फॉरेन, ठीक है, पम्मी क्या है? फॉरेन है, ठीक है। अगर क्या समझ लिया? पम्मी, ओहो, पम्मी को क्या समझ लिया? देखो कैसे लिख रही हूं मैं, पम्मी को क्या समझ लिया बच्चों? फॉरेन समझ लिया। तो क्या होगा बोलो? तुरंत जो है किम्मी की बॉडी में कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा? किम्मी की बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। टी हेल्पर सेल की मदद से टी साइटोटॉक्सिक सेल बनेंगी और पम्मी की किडनी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पम्मी रिजेक्टेड लिख देती हूँ, पम्मी को रिजेक्ट मत करो बेचारे को, पम्मी की किडनी रिजेक्ट हो गई। क्लियर हुई इतनी बात? समझ में आई बात? तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने में सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम काम करता है। तुरंत टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को जगाती हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट कर देती है, उसको मार मुड़ डालती है उसकी सेल्स को, कहानी खत्म। क्लियर हो गई बात? सो व्हाट इज अ मेजर कंसर्न व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसप्लांट, ठीक है। जब भी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आपका MHC मैच होना चाहिए, इसको कहते हैं HLA टाइपिंग, ठीक है। मैच होगा, जितना अच्छा मैचिंग होगा ट्रांसप्लांट उतने देर बाद रिजेक्ट होगा, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है, ओके। जितना कम मैचिंग होगी रिजेक्शन के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैं आपको क्या बता रही हूं वो देखो। Organ transplantation and immunosuppression. Transplantation involves the removal of damage. Transplantation involves the removal of damaged, injured tissue of organs from the body of a person and their substitution by the similar tissue or organ from a donor. तो ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं? डैमेज, किडनी खराब हो गई तो जो जिसको लेना है उसकी पहले किडनी हटाओ आप, ठीक है, उसके बाद किसी एक से ले लो, ठीक है। पूरे हटती नहीं है, वो बात की बात है, पहले बाद में समझेंगे। ऑर्गन विच आर ट्रांसप्लांटेड, कौन से ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, जैसे बोन मैरो हो सकता है, लंग्स हो जाता है, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, किडनी, ये सब ट्रांसप्लांट होने के अच्छे ऑर्गन से ही हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेन नहीं हो पाता। नाउ मैंने आपको बताया कि अगर पम्मी और किम्मी दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तब तो मान लो कि पम्मी को स्किन का ग्राफ्ट कराना है तो पम्मी की स्किन पम्मी को लगा दोगे तो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ नहीं बच्चों, ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट क्या होता है बच्चों की पम्मी की ही बॉडी का कोई स्किन उसी की स्किन में लगा दो, प्लास्टिक सर्जरी कर दो, तो इसमें कभी भी रिजेक्शन नहीं होता। एग्जांपल स्किन ग्राफ्ट, इट इज अ मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट क्योंकि तुमने अपने से अपने को लगा लिया। दूसरा आइसोग्राफ्ट, अगर पम्मी और किम्मी दोनों आइडेंटिकल ट्विंस होते तो एक ही जाइगोट से बने तो इतनी ज्यादा डिसिमिलैरिटीज नहीं होती। इससे भी हम जो है मानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। जैसे कि देखो क्या लिखा है, द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर, डोनर रेसिपिएंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, इसमें भी रिजेक्ट नहीं होता।
नाउ बात करते हैं एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होता है? अगर हम सेम इंसान से इंसान का रास्ता है, इंसान से इंसान के रिश्ते हैं जो दिल से दिल तक गुजरते हैं, इट इज द एलोग्राफ्ट, ठीक है, इंसान से इंसान को, ठीक है, एलोग्राफ्ट। पर अगर मान लो इंसान से भैंसिया को, इंसान से बकरी को, बकरी से मुर्गे को, ये कभी भी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं है। आप लगा तो लोगे पर काम का कुछ नहीं है, ठीक है। लोग बकरी की आंख लगा लेते पर उसे दिखता थोड़ी है यार, ठीक है। सो क्या क्या बताया मैंने? ऑटोग्राफ्ट अपने शरीर से अपने शरीर को, आइसोग्राफ्ट आइडेंटिकल ट्विन से, एलोग्राफ्ट अपने ही इंसान से इंसान को, जीनोग्राफ्ट, जीनोगैमी पढ़ा है हम लोगों ने। जीनोगैमी मतलब बाहर से आना, मतलब किसी और का ग्राफ्ट लगा लेना, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन जो होता है अगर आपने नहीं की तो हो सकता है रिजेक्शन हो जाए। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा? MHC प्रोटीन, MHC1, ठीक है, ऑफ कहाँ था? इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द प्रोटीन इन द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन एज अ फॉरेन एंड इनिशिएट द सेलुलर इम्यूनिटी। अगर उसको ये समझ में आया कि मेरी MHC तो नहीं है तो तुरंत सेलुलर इम्यूनिटी को जनरेट करने लगेगी, ठीक है। अब इसके लिए हमको करना क्या है? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी करनी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, कंपैटिबिलिटी का मतलब कितना मेरे से मैच हो रहा है, कंपैटिबल है ना, इसी से शादी करूंगी क्योंकि बड़ा कंपैटिबल है, इससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी मैच ही नहीं होती। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? मैचिंग कितना है, ठीक है। तो हिस्टो का मतलब टिश्यू, कंपैटिबिलिटी का मतलब मैचिंग, कितनी मैचिंग है, ठीक है। It is a property of having the same, mostly the same alleles of a set of gene called as major histocompatibility complex. कितना similar है आपका genetic makeup, okay? Major histocompatibility complex is a set of molecule displays on the cell surface. कौन सा set of molecules? MHC1, ठीक है। It is responsible for the lymphocyte recognition and antigen presentation. बहुत important है ये, ठीक है। चलो तो कहाँ था ये? डोनर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? रेसिपिएंट कहाँ था अपन, कौन सा है? फिर उसके बाद क्या ले लिया भैया जी? ये रेसिपिएंट की टी सेल है। पहले तो क्या हुआ? उसके ऑर्गन की को उसने एंटीजन बनाया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फिर वो है रिजेक्शन। देखो किस तरीके से रिजेक्शन हो रहा है, वही सेम कहानी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ले जाएगी, हेल्पर सेल उसको पहचानेगी, फिर उसको टी साइटोटॉक्सिक को बोलेगी चल 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 उठ जा उठ जा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसमें देर भी हो सकती है और वो भी हो सकता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिफर्स टू एज HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इम्यूनो, अच्छा ये समझ में आई बात? कहाँ से बनते हैं? क्रोमोसोम 6 इनको बनवाता है। और बेसिकली बच्चों कहानी ये है कि हमको मैचिंग ही यही करना है। आपका HLA मेरे HLA से कितना मैचिंग है, आपका MHC मेरे MHC से कितना मैचिंग है। अगर अच्छा खासा मैचिंग है तब तो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा मैचिंग होगी रिजेक्शन उतने देर में होता है। कई बार तो लोगों को बुढ़ापे में जब उनके मरने की समझ आता है तब रिजेक्ट होता है। तो उनकी मैचिंग अच्छी रही होगी। जिनकी मैचिंग 100% हो गई उनका कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। जिनकी मैचिंग नहीं हो पाती है ढंग से, क्योंकि इतना एफिशिएंट सिस्टम तो इंडिया में है ही नहीं, तो जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब भी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, उस समय पर उनकी जो आपका रेसिपिएंट है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब किसी को ट्रांसप्लांट करते हैं हम लोग तो उसको एकदम अच्छे से स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अदरवाइज उसका इम्यूनिटी वॉस डाउन है, पता चला ट्रांसप्लांट फाड़ा फूड़ा है, सर्जरी में इन्फेक्शन हो गया, उससे मर गया वो। तो ये भी बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग उसको देते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अगर एक्टिव रही तो लगाते ही रिजेक्ट हो गया पता चला। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ड्रग देते हैं? इट इज द साइक्लोस्पोरिन टू प्रिवेंट द ग्राफ्ट और आपका दैट ऑर्गन रिजेक्शन। क्लियर हो गए बच्चों? ठीक है। अब we have done the autoimmunity, we have done the allergy and we have done the transplantation। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या मैच करना चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। उम्मीद कर रही हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया है। बिना नोट्स के, बिना नोट्स कॉपी पेन लिए क्लास में मत आया करो। अगर यहाँ पर तुम्हें लगता है कि शिप्रा मैम का जो है मंदिर का घंटा बजाओ और पढ़ते जाओ, शिप्रा माता के प्रवचन लेते जाओ, तो आई एम नॉट अ माता जी, आई एम अ ऑर्डिनरी टीचर जो तुम्हें पढ़ाने के लिए आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर मजा मस्ती करने आ रहे हो तो मजा मस्ती करो, पर पढ़ने के साथ करो। आप कॉपी पेन लेके आया करो, धड़ाधड़ जो मैं इतने ये जो 10 पन्ने लिखती जाती हूँ इनको अपनी कॉपी में लिखा करो। क्योंकि अगर नहीं लिखते हो बेटा तो फिर ये मान लेना कि कहानी जो है वो बहुत ही आपके लिए रिस्की हो जाएगी। तो आपके फिर रिस्क के बाद रिस्क नहीं होगा, रिस्क के बाद फेलियर होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। और आप जब मेरे से पढ़ने आया करो तो प्लीज कॉपी पेन सब लेके आया करो, और एनसीईआरटी तो बिल्कुल बाजू में रखी ही होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? आओ आगे देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। अब हम आपकी एनसीईआरटी से देखते क्या एलर्जी कहती है। वैसे मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आपको पता है शिप्रा मैम जो है नीट में आना क्या है वो भी पढ़ा देगी
एनसीईआरटी के तो बिल्कुल उनको डाइसेक्शन करके रख देगी, ठीक है। एलर्जीज, जब भी हम कोई नई प्लेस जाते हैं और हमको अचानक से छींक आने लगती है, अजीब सा लगने लगता है, कोई समझ में नहीं आ रहा रीजन क्या है, तो आप वहां से जो है एंड यू वेंट अवे, योर सिम्टम डिसअपियर, जैसे ही वहां से जाते हैं तो आपका सिम्टम चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द एनवायरमेंट, कभी कभी किसी को ज्यादा ही छींक वीक आती, किसी को नहीं आती। अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू द पोलन ग्रेन, माइट्स एक्सेट्रा, इन्हें हम सब एलर्जन कहते हैं, इनकी वजह से हो सकती है। ये बहुत ही जो इसका बहुत ही एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट कॉल्ड एज एलर्जी, भयंकर वाला बहुत ही एक्सरेट रिस्पॉन्स है ये आपकी बॉडी का, दिस इज कॉल्ड एज एलर्जी, ओके। सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस कॉल्ड एज एलर्जन, जिसकी वजह से हो रहा है, इससे कहते हैं एलर्जन। एंटीबॉडीज जो इसके लिए प्रोड्यूस होती है, इट इज IgE। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जन, डस्ट, पोलन ग्रेन, एनिमल डेंडर। डस्ट जो आपको पता है, जो कुत्ते वुत्ते के बाल होते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए किसी पेट को ना जो बहुत जो आप घर पे रखते हैं वो बहुत क्लीन होना चाहिए और सफाई होनी चाहिए और रेगुलर शेडिंग ऑफ उनके बाल होने चाहिए, ठीक है। सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस क्या क्या होते हैं बताओ? आपको स्नीज होता है, आपकी आंखों से पानी आने लगता है, रनिंग नोज जाती है, सांस लेने में, एज्मा में होता था। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ सम केमिकल लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। आपने पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ा। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू और एंटीजन विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। आपको बताती हूँ कैसा होता है। जब अगर मान लीजिए किसी का एलर्जी टेस्ट कराना है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मान लो किसी का एलर्जी टेस्ट कराना है और हम चाहते हैं कि मतलब हमको नहीं पता है पर हम फ्यूचर में उससे प्रोटेक्ट रहना चाहते हैं, तो हम गए एक एलर्जी का टेस्ट कराने, समझ रहे हो बात को, हम गए एक एलर्जी का टेस्ट कराने। अब हमने क्या किया, हमने उस पर हाथ रखा तो अलग अलग यहाँ पे पोलन ग्रेन घुसा दिया, यहाँ पे एंटीबायोटिक, यहाँ पे तेल, कुछ भी जो भी चीज़ थोड़ा थोड़ा डोज में देता गया। अब भैया देखो ध्यान से, और उसको रात भर के लिए छोड़ दिया गया, पेशेंट को दूसरे दिन बुलाया गया, तो जिस एजेंट, जिस एलर्जन के चारों तरफ रेडनेस बहुत ज्यादा होगी, हम ये मानते हैं कि इस पेशेंट को उससे एलर्जी है, क्योंकि भाई आपका हिस्टामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी, हम मानते हैं कि ये चीज आप यूज मत करना, नहीं तो आपको एलर्जी हो सकती है। इसे एलर्जन टेस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। देन तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेशेंट इज एक्सपोज टू एन इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन, बहुत ही स्मॉल कि आपको कुछ खतरनाक ना हो जाए आपके साथ, ठीक है। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, एड्रीनालिन, हाँ एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड, ठीक है, इसको दिया जाता है ताकि एलर्जी का रिस्पॉन्स जो है, जो सेट्राजीन वगैरह खाते हैं सब स्टेरॉइड्स हैं, ताकि एलर्जी के रिस्पॉन्स को कम किया जाए। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल में जाते जा रहे हैं, हम लोगों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन, ठीक है, बहुत सेंसिटिविटी, मुझे तो बहुत ज़्यादा है, मैं झाड़ू वाड़ू लगा नहीं सकती, पता तुम्हें, इतनी खांसी आती है, आँख वाँख लाल हो जाती है मेरी, तो ये जो अब घर पे गंदगी लगी रहती है, मैं कभी भी अपने घर की क्लीनिंग नहीं कर पाती। कारण क्या है, थोड़ा सा भी करती हूँ तो बहुत छींक आने लगती है, बहुत परेशानी होती है, इचिंग होने लगती है, बहुत अजीब सा लगने लगता है, तो नहीं हो पाता है। वही है, ज़्यादा जो है सुकुमार बनोगे तो होगा, ऐसी नॉर्मल जो है बढ़िया दम से खाना खाते, दम से जो है गाँव में रहते, पानी भर के लाते तो सही रहते, बस वही कहानी है, ओके। More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to the sensitivity of environment, ठीक है। This could be because of the protected environment provided early in life। हमको ना बहुत अर्ली लाइफ में किसी भी बच्चे को बहुत प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज उनकी बॉडी में मेमोरी सेल्स हर इन्फेक्शन के लिए जनरेट नहीं होंगी, और बड़े में तो वैसे ही हम बच के रखते हैं, छोटा बच्चा तो कहीं भी जाके मतलब एक्सपोज होता है तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, जिसके में नहीं होती तो वो सेंसिटिव होता है, ठीक है, ओके। नाउ अब आपके एनसीईआरटी में हम ऑटो इम्यूनिटी देखते हैं क्या है। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेल्फ सेल। वाइल वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, अभी भी हमको इसका आधार प्रकार नहीं पता है। टू corollaries of this ability have to understand, हमको अब बहुत टाइम लगना है अभी। One higher vertebrate can distinguish between foreign molecule as well as foreign organism, ठीक है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to the genetic and
अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल। कभी कभी अननोन रीजन नहीं पता, वो तो मैंने कुछ बताया, पर ये भी हो ये जरूरी नहीं है। बॉडी अपनी ही बॉडी सेल्स को अटैक करने लगती है, जिससे बॉडी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। इसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पीपल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा, आपके साइनोवियल जॉइंट्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगी, ठीक है। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये किसी एक को भी हो सकता है, और ये पूरी सोसाइटी को भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। सो बच्चों, टुडे वी हैव लर्नड व्हाट? टुडे वी हैव लर्न 3 टॉपिक्स, ठीक है। आज हम लोगों ने सीखा क्या क्या ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म सीखा कि किस तरीके से ऑटो इम्यूनिटी होती है। हम लोगों ने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बात किया, ग्रेव्स डिजीज़, माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाशिमोटो डिजीज़ और रूमेटॉइड फीवर के बारे में सीखा। हम लोगों ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस सीखा, ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस सीखा, हमने बहुत सारी डिजीज़ सीखी। फिर हम लोगों ने पढ़ा एलर्जीज़ कैसे होती हैं, कैसे कॉज होती हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, कितने टाइप की होती है, फीवर, एनाफाइलेक्टिक शॉक्स और आपका एज़मा, और इनका मैकेनिज्म सीखा। फिर लास्ट में हम लोगों ने सीखा ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन क्यों होता है, कैसे किया जाता है, क्या मैकेनिज्म होता है और कितने प्रकार का होता है, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, और क्या सीखा था अपन ने, एक और सीखा था आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ठीक है, और जीनोग्राफ्ट, और एक और सीखा था जो मुझे याद नहीं, आप देखना उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार देख ही लेती हूँ यार मैं, देखो ऐसे ही भूल जाती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ओके, ऑटोग्राफ, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट, ठीक है। सो आज हमने ये भी सीखा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कर लिए। आई होप कि थोड़ा मैं फास्ट नहीं गई होंगी। वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर करना होता है एक लेक्चर में, बहुत जल्दी पढ़ाना होता है, इसलिए थोड़ा पेस हो सकता है, पर आपके पास स्पीड धीरे करने का ऑप्शन है, स्पीड तेज करने का भी ऑप्शन है, जो मन करे वो देखो। अगर आप ऐसे ही मेरे अच्छे प्यारे सुंदर, ठीक है, बाबू सोना लेक्चर चाहते हो तो आप जाओ ना, वेबसाइट पे विजिट करो, क्लास 12 पे क्लिक करो, मेरी फोटो पे क्लिक करो, ये चैप्टर्स लगे हुए हैं, हर चैप्टर पे क्लिक करो, सारे लेक्चर्स, एक एक चीज़ हम लोगों ने कवर करी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप देखो, बायोलॉजी पढ़ो। बायोलॉजी आई डोंट थिंक सो कि इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कोई पढ़ा सकता है। बस पढ़ते जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मेरा नाम रोशन करो, बस मैं यही चाहती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।